हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक, एक प्यारा सा चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है वंशागति के आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, इस चैप्टर का नाम है, इसको सही कर लें हम। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? वंशागति के वंशागति के आणविक आधार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आप सभी लोग इसके प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज़ों को पढ़ा होगा कि जो वंशागति होती है ये क्या होती है। पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ये चैप्टर आपका कह क्या रहा है? इस चैप्टर में कह ये रहा है कि वंशागति के बारे में जान लेंगे। वंशागति जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। मीन्स ऐसे लक्षण, ऐसे गुण जो एक जनन उसके ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चों में, किसी कोई पेरेंट्स है, पेरेंट्स से कोई भी लक्षण अगर बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है, यही प्रोसेस तो आपकी वंशागति है। यही प्रोसेस क्या है? वंशागति है। कोई भी पेरेंट्स अपने जैसी संतति को जन्म देता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। ठीक है, अपने जैसे ही संतति को जन्म देना और इस वातावरण में उसकी स्पीशीज को बनाए रखना ही जनन कहलाता है। ठीक, आप सभी लोगों को याद होगा कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने मेंडल्स के रूल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मेंडल्स ने 3 नियम दिए थे। एक का नाम आपका था प्रभाविता का नियम था। ठीक, उसके बाद एक आपका था सेग्रीगेशन अलगाव का नियम और दूसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम दिया था। और मेंडल जी ने सबसे पहले जो हेरिडिटी मटेरियल था, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ जो था, आनुवांशिक पदार्थ को डीएनए ना कह करके, जीन ना कह करके फैक्टर कहा था। जी क्लियर है? क्या कहा था? फैक्टर बोला था। बात समझ में आ गई? लेकिन उस समय इतने ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हुए थे कि मेंडल जी बहुत कंप्लीटली फुल कॉन्फिडेंस से बता सकें। उसका नाम जीन नहीं रख पाए थे। जैसे जैसे खोज होता गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ठीक है, तो बाद में पता चला कि जो मेंडल साहब ने जो बताया था कि कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ में आई? वो ऐसा क्या चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो जा रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो बाद में पता चला कि जो ये ट्रांसफर होने वाला फैक्टर था, जिसको हम लोग फैक्टर जानते थे, वो फैक्टर कुछ और नहीं जीन था। वो फैक्टर कुछ नहीं और जीन था। और जीन जो होता है किसका हिस्सा था? डीएनए का एक पार्ट था।
डीएनए का एक हिस्सा था। डीएनए का एक पार्ट जिसको हम लोग जीन कहते हैं। सपोज डैट ये आपको दिख रहा होगा, आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, ये हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। क्या है ये? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल या पूरी तरीके से कंप्लीटली जब इसको खोज लिया गया, इसका मॉडल वॉटसन एंड क्रिक, किसने दिया था इसका मॉडल? वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक ने इसका मॉडल प्रस्तुत कर दिया। क्या किया? इसका मॉडल प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद हम लोगों को पता चला कि डीएनए हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, ये आपकी एक दूसरी पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, ये बीच में ये क्या लगा हुआ है? बात समझ में आ रही है? सबके बारे में हमें एक एक करके जानना है, समझना है और पढ़ना है। ठीक है, इसको जानने से पहले इसको अभी हम रखते हैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा साइड। ठीक, अब हम आपको पहले थोड़ा सा ले चलते हैं जीन की तरफ। कहाँ ले चलते हैं? जीन की तरफ। ठीक है, जीन की तरफ जब हम आपको ले चल रहे हैं, आइए बताते हैं आपको। ये जीन की तरफ हम इसको ले चल रहे हैं। ठीक है, तो जीन आपका क्या है? एक टाइप का हेरिडिटी मटेरियल है। जीन क्या है? जीन क्या है? एक हेरिडिटी मटेरियल है। क्या है? हेरिडिटी मटेरियल है। ऐसे लिखते हुए चलते हैं हम लोग, समझते हुए चलते हैं, जिसको आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो और मुझे समझाने में प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आई? आनुवांशिक पदार्थ है, इसको लोगों ने फैक्टर कहा। इसके बाद जेनेटिक जीन एक क्या है? आपका हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक, जो हेरिडिटी मटेरियल है यही क्या करता है? इनहेरिटेंस के लिए, आनुवांशिकता के लिए यही जिम्मेदार है। आनुवांशिकता के लिए, आनुवंशिकता के लिए जीन ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, जीन ही क्या है आपका? जिम्मेदार। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा। ठीक है, जिम्मेदार है। ठीक है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है? जीन से ही आपका जिम्मेदार है। जीन जो होता है हमारा डीएनए का एक पार्ट होता है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, डीएनए और आरएनए जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। आपका चाहे डीएनए हो गया या आर करके लिख दीजिए आरएनए। डीएनए या आरएनए क्या होता है? आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल भी कह सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक, अरे भैया क्या हो गया? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं।
बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं। किसको बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं? इसको। ठीक है, इसके बाद जो है, अच्छा एक चीज हमें ये बताइए आप लोग, क्रोमोसोम्स के बारे में आप लोगों ने सुना है? ये क्रोमोसोम्स, अच्छा ये एक पॉइंट हम आपको एक चीज ले चलते हैं पीछे, थोड़ा सा पीछे जाने का मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, इसको मैं अभी करता हूं थोड़ा सा साइड, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं थोड़ी देर के लिए साइड, ठीक है, लीजिए। अच्छा एक चीज हमें ये बताइए कि ये जो हमारा क्या है, आपका क्रोमोसोम है, क्या है आपका? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, थोड़ा खोलेंगे। जब जिसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से हमारा बीड्स के फॉर्म में मिलेगा जगह जगह पे। अभी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, इस फॉर्म में मिलेगा। और आगे जाएगा जब ये, तो ये ऐसे ऐसे आपका जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल्स के फॉर्म में मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल, इसी जेनेटिक मटेरियल्स पे आपकी जीन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जीन लगे होते हैं। इसी पे क्या लगे होते हैं? आपके जीन्स लगे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे आपके जीन मिल जाएंगे। तो जीन्स आपका क्या हो गया? डीएनए का एक पार्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो जीन्स जो है आपका क्या हो गया? डीएनए का एक पार्ट हो गया, ठीक है। लगभग एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में एक चीज आप ये जान लीजिए कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में, एक सेट ऑफ किसमें? किसमें? क्रोमोसोम्स में। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में लगभग आपके 10 to 15,000 10 to 15,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। 10,000 to 15,000 जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में। अच्छा एक चीज ये जाने, जीनोम किसको कहते हैं? जीनोम, जीन एंड जीनोम में क्या डिफरेंस होता है? उसी चैप्टर का ही एक पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा साइड इसलिए किया उसको कि जब तक बेस आपको नहीं पता होगा कि जीन और जीनोम में क्या डिफरेंस है, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोनेमा में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये जान जाएंगे तो आपको आगे का चैप्टर पढ़ने में इजी होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये जीनोम क्या होता है। बताओ, एक हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, हैप्लॉयड अगुणित, ठीक है, या ऐसे हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम्स में जितने जीन प्रेजेंट होते हैं
उसे ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जीनोम। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, क्रोमोनेमा क्या होता है, क्रोमोनेमा। एक चीज हम लोग और जान लेते हैं कि ये क्रोमोनेमा क्या होता है। ठीक है, क्रोमोनेमा क्रोमोनेमा अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड आपके क्या हो गया, प्रोटीन थ्रेड। प्रोटीन थ्रेड को क्रोमोनेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोनेमा। अनडिफरेंशिएटेड प्रोटीन थ्रेड को क्या कहते हैं, ऐसा प्रोटीन थ्रेड, धागे का ऐसा प्रोटीन, ठीक है, जो अलग ना हुआ हो। डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग, अनडिफरेंशिएट मीन्स एक में मिला हुआ हो, इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोनेमा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे, रिटर्न। रिटर्न हम लोग कहाँ आते हैं, चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं चैप्टर पे। ठीक, ये हमारा जीन क्या है, आपका हेरिडिटी मटेरियल है। इतनी बात तो आप लोगों ने जान गया। ठीक, जाना समझा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्या है, डीएनए पे चलते हैं। जो डीएनए किसको कहते हैं, आरएनए किसको कहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि डीएनए जो होता है, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज राइबोज शुगर जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो आपका डीएनए हो गया। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर जहाँ प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपका डीएनए होगा। लेकिन जहाँ पे आपका राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, ये डीएनए हो गया। आरएनए क्या होता है, आरएनए जहाँ पे आपका राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। राइबोज शुगर जहाँ होगा उसे हम क्या कहेंगे, आरएनए कहेंगे। इतनी बात समझ में आई डीएनए और आरएनए के बीच में। अब हम लोग डीएनए को थोड़ा सा और डीप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डीएनए को क्या करेंगे, थोड़ा सा और डीप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये आपका क्या है, डीएनए है। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक, डीएनए का स्ट्रक्चर अगर नहीं सही दिख रहा है तो इसको हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। लीजिए, सुसाइड कर दिया गया। एक प्यारा सा डीएनए दूसरा लेते हैं हम, एक प्यारा सा डीएनए लेते हैं। ये लीजिए, एक प्यारा सा डीएनए लेते हैं हम, यहाँ पे रखते हैं और इसको जो है ये लीजिए, ये हमारा क्या है, डीएनए। ये हमारा क्या है, डीएनए है।
सबसे पहली बात तो ये है कि डीएनए जो होता है हमारा, सबसे बड़ी बात क्या है, डीएनए जो हमारा होता है वो किस चीज़ का बना होता है। सबसे पहले ये चीज़ जानिए कि ओ माय गॉड, डीएनए हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मेनली जो डीएनए हमारा होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक का नाम आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। एक होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर होता है। एक आपका होता है फास्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। जो डीएनए हमारा होता है इन्हीं 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, अब एक चीज़ जानिए कि जो नाइट्रोजन, एक एक करके डिटेल में पढ़ना है, ध्यान से घबराइएगा नहीं, सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। नाइट्रोजनस बेस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से भैया? नाइट्रोजनस बेस आपके कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है प्यूरीन, हो गया। एक हो गया पैरामिडिन, हो गया प्यूरीन एंड पैरामिडिन। ये आपका ए हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडेनिन, ADENIN, एडेनिन हो गया। एक आपका हो गया ग्वानिन हो गया। एडेनिन और ग्वानिन जो है इसको हम लोग रखते हैं क्या, प्यूरीन के कैटेगरी में। दूसरी चीज आपका एक आएगा पेरिमिडिन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, साइटोसिन, थायमिन एंड और यूरेसिल, ठीक है, थायमिन हो गया, यूरेसिल हो गया। एडेनिन को हम डिनोट करते हैं ए से, एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं। और पेरिमिडिन में अगर हम आए इसके जस्ट अपोजिट पेरिमिडिन में, तो पेरिमिडिन में साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं, थायमिन को टी से डिनोट करेंगे एंड यूरेसिल को इससे डिनोट करते हैं। दूसरी चीज, डिफरेंशिएशन अभी फिनिश्ड आपका हुआ नहीं। पेंटोज शुगर आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका राइबोज शुगर। अगर राइबोज शुगर होगा, राइबोज शुगर, तो वो बनाएगा क्या, आरएनए बनाएगा। यही आपका डीऑक्सीराइबोज होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा तो आपका क्या बनाएगा, डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये फास्फेट ग्रुप तो आप जान ही रहे हैं, PO4-2 इस पे होता है, ये आपका फास्फेट ग्रुप होता है। ठीक, एक चीज मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो इसकी पट्टी बनी हुई है, ये ऊपर वाली, ये इधर पीछे वाली, ठीक है, इसका बेस बनाने का काम किसका होता है, किसका होता भाई, बेस बनाने का काम किसका होता है, गेस कीजिए। बेस बनाने का काम होता है पेंटोज शुगर का एंड फास्फेट ग्रुप का। किसका होता है, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप का काम होता है ये पट्टी बनाने का,
जिसको हम कहते हैं बेस बनाने का काम होता है। बात समझ में आ गई? ठीक, इसी के साथ साथ बेस बनाने का काम तो इसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो बीच बीच में छोटी छोटी डांडियाँ लगी हुई हैं, डांडियाँ क्या भाई, छोटी छोटी जो डांडियाँ लगी हैं वो आपका एडेनोसिन, ये आपका नाइट्रोजनस बेस जो है, ये जुड़ता किसके किसके साथ है, ये जुड़ता आपके किसके किसके साथ है। हमेशा आपने देखा होगा कि ये पीला वाला जिसको हम कहेंगे एडेनिन, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो पीला वाला हमेशा ग्रीन वाले के साथ ही कंबाइन हुआ है। मीन्स एडेनिन जो होता है वो हमेशा किसके साथ ज्वाइंट होता है थाइमिन के साथ इसका ज्वाइंट अप होता है। ठीक, दूसरी चीज जो ग्वानिन होता है आपका, वो हमेशा साइटोसिन के साथ ज्वाइंट होता है। ग्वानिन किसके साथ ज्वाइंट होता है? साइटोसिन के साथ ज्वाइंट होता है। एडेनिन और थाइमिन को ज्वाइंट होने के लिए, ठीक है, ठीक, साइटोसिन और ग्वानिन जो होता है, साइटोसिन और ग्वानिन ये दोनों क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वीक कौन से बॉन्ड से भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये दोनों बेचारे क्या होते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से इसका अटैचमेंट होता है। बात समझ में आ गई कि एडेनिन एंड ग्वानिन के बीच में, अरे एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में क्या होता है? आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है। इसी तरह साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़े होते हैं। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हमारा ये जुड़ा होता है। बात समझ में आ गई कि ये हमारा डीएनए के कितने पार्ट्स हैं? नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है, फास्फेट ग्रुप है। ठीक, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक, डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। क्या होती है? डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की तरह होता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। अब न्यूक्लियोटाइड में तो आप जान ही गए हैं क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। ठीक, इसी में से एक चीज को अगर हम निकाल दें तो वो हमारा क्या हो जाता है? न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। फास्फेट ग्रुप को हटा दीजिए, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थी हमारी क्या? डीएनए की डिफिनीशन थी। अभी स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है। स्ट्रक्चर्स को वीडियो आपकी हो जाएगी लेक्चर्स काफ़ी लंबी, तो स्ट्रक्चर्स को हम दूसरे में कवर करेंगे। आपके बुक में जो है थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ाया गया है, जरा इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है कि डीएनए जो होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज जो हमारा होता है इसमें क्या होते हैं? 5 × 174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक, आपका बैक्टीरियोफेज लैम्डा है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में आपके जो है 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। यहाँ बेस पेयर की क्वांटिटी हो रही है, ये जो आपके बेस पेयर लगे होते हैं इसी को हम कहते हैं बेस पेयर। ठीक है, तो किस न्यूक्लियोटाइड्स में कितने बेस पेयर होने की संभावना है, ये आपकी एनसीईआरटी की डाटा है। आपको बहुत सारे बुक में डिफरेंट डाटा आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप आंख बंद करके एनसीईआरटी में जो डाटा लिया गया है, न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी जो है, उसी एनसीईआरटी डाटा से आपको टिक लगाना है।
ठीक है। करा इचेरिया कोलाई जो है इसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है। एंड हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, जैसे ह्यूमन के डीएनए का जो हैप्लॉयड कंटेंट होता है एज लाइक ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, इसमें 3 × 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम जो है इसके और सारे जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, हाइड्रोजन लेंथ की लंबाई कितनी होती है, पिथ की लंबाई कितनी होती है, ठीक, बेस पेयर्स जो होते हैं कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके स्ट्रक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें और अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद।